विज्ञान की दुनिया में न कुछ चीजें इतनी आम होती हैं कि हम उनके बारे में सोचते भी नहीं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल। लेकिन क्या यह हमेशा से ऐसी ही थी जैसी आज दिखती है? बिल्कुल नहीं। तो आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे साइंस के सबसे जरूरी चार्ट में से एक ने एक उलझे हुए ढेर से आज का ये रूप लिया। जरा सोचिए, आपके हाथ में एक पजल के सारे टुकड़े हैं, लेकिन उन्हें जोड़कर क्या बनेगा इसकी कोई तस्वीर ही नहीं है। कुछ ऐसी ही हालत थी उस समय के केमिस्ट्स की। एलिमेंट्स तो थे, एक के बाद एक खोजे जा रहे थे, लेकिन उन्हें तरतीब देने का कोई तरीका नहीं था, कोई पैटर्न ही समझ नहीं आ रहा था। ये एक ऐसा बड़ा राज था जिसे सुलझाना बहुत जरूरी था। तो हमारी ये कहानी 4 हिस्सों में बटी है। हम शुरू करेंगे सारणी की खोज से, फिर देखेंगे शुरुआती प्रयास क्या थे, इसके बाद आएंगे मेंडलीव की उस शानदार भविष्यवाणी पर, और आखिर में बात करेंगे आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, साइंटिस्ट को इस बात का पक्का यकीन था कि इन सारे एलिमेंट्स के बीच कोई ना कोई छिपा हुआ पैटर्न तो जरूर है, बस उसे ढूंढ निकालने की देर थी। अब देखिए, सन 1800 आते आते करीब 30 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी, और जैसे जैसे ये गिनती बढ़ रही थी, इन्हें एक सिस्टम में जमाने की जरूरत भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। और यहीं से शुरू हुए क्लासिफिकेशन के पहले कुछ प्रयास। तो अब आते हैं उन शुरुआती कोशिशों पर। ये वो पहले कदम थे जहां केमिस्ट ने इस राज को सुलझाने की पहली बार कोशिश की। हाँ, ये बात और है कि वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। इस पूरी साइंटिफिक जासूसी कहानी में कुछ बड़े नाम हैं। 1817 में आए डोबेराइनर अपने ट्राइड्स के साथ। फिर 1866 में न्यूलैंड्स ने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसके बाद 1872 में आए मेंडलीव अपनी पहली टेबल लेकर, और आखिर में 1913 में मोज़ले ने एटॉमिक नंबर की खोज की। आइए एक एक करके समझते हैं। ये क्लासिफिकेशन की दिशा में पहला बड़ा कदम था। डोबेराइनर ने क्या किया? उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए, और उन्होंने देखा कि बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का लगभग एवरेज होता है, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यहां सोडियम का मास लिथियम और पोटेशियम के मास का एवरेज है ना? कमाल की बात। मतलब एक शुरुआत तो हो ही गई थी। अब ये वाला तो और भी मजेदार है। जॉन न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को म्यूजिक से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो हर 8वां एलिमेंट पहले वाले जैसा ही होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे म्यूजिक में 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है। सा रे गा मा, है ना? कमाल का आइडिया था। तो फिर इन शुरुआती मॉडल्स में दिक्कत क्या थी? देखिए, डोबेराइनर के ट्रायड्स बस कुछ ही एलिमेंट्स पर काम करते थे, और न्यूलैंड्स का म्यूजिक वाला लॉ भारी एलिमेंट्स पर जाकर फेल हो गया। उस वक्त तक नोबल गैसेस तो खोजी भी नहीं गई थी, और तो और न्यूलैंड्स ने आयरन को कोबाल्ट और निकल जैसे एलिमेंट्स से बहुत दूर रख दिया, जबकि उनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती थीं। तो मतलब ये कोशिशें अच्छी तो थीं, पर मंजिल अभी भी दूर थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, दिमित्री मेंडलीव, एक ऐसा जीनियस जिसने वो देखा जो उस वक्त कोई और नहीं देख पा रहा था। साल था 1872। मेंडलीव ने उस वक्त तक खोजे गए सभी 63 एलिमेंट्स को लिया और उन्हें बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया, और इसी से बनी दुनिया की पहली पीरियोडिक टेबल, जिसे हम आज भी पहचान सकते हैं। लेकिन मेंडलीव का असली जीनियस सिर्फ एलिमेंट्स को अरेंज करने में नहीं था। उनका सबसे बड़ा कमाल था खाली जगह छोड़ना। उन्होंने अपनी टेबल में उन एलिमेंट्स के लिए गैप्स छोड़ दिए जो अभी तक खोजे भी नहीं गए थे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एका बोरॉन और एका सिलिकॉन जैसे इन अनजाने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज तक बता दी। और मजे की बात यह है कि जब बाद में स्कैंडियम और जर्मेनियम खोजे गए तो उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी ही निकली। ये तो कमाल ही था। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है ना। मेंडलीव का काम बिल्कुल क्रांतिकारी था, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थीं, जैसे कि हाइड्रोजन की कोई फिक्स जगह नहीं थी, आइसोटोप्स क्या होते हैं ये टेबल समझा नहीं पा रही थी, और कुछ जगहों पर ज्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को कम वाले से पहले रखना पड़ा, जैसे कोबाल्ट को निकल से पहले। साफ था, कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी था। तो चलिए अब चलते हैं कहानी के फाइनल एक्ट पर, जहां इस पजल का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया। और वो आखिरी टुकड़ा था एटॉमिक नंबर। 1913 में हेनरी मोज़ले ने यह साबित किया कि एलिमेंट्स की असली पहचान उनका एटॉमिक मास नहीं, बल्कि उनका एटॉमिक नंबर, यानी उनके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। बस
ये एक छोटा सा बदलाव ही वो जवाब था जिसने मेंडलीव की टेबल की सारी कमियों को एक झटके में दूर कर दिया। और ये रही वो तस्वीर जिसका 100 सालों से इंतजार था। आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमे हुए हैं, 18 ग्रुप्स यानी कॉलम्स में और 7 पीरियड्स यानी रोज में। कितना सुंदर और ऑर्गेनाइज्ड है ना। और अगर इसे और करीब से देखें तो ये टेबल 4 मेन ब्लॉक्स में बटी हुई है। एस ब्लॉक जिसमें बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, पी ब्लॉक जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स सब कुछ है। बीच में है डी ब्लॉक जिन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, और नीचे अलग से एफ ब्लॉक है जिसमें लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये खोज की एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। ये इस बात का सबूत है कि साइंस कभी रुकता नहीं है और अब भी इसमें नए एलिमेंट्स के लिए जगह है। तो सवाल यह है कि जब एलिमेंट नंबर 119 खोजा जाएगा तो वो यूनिवर्स के कौन से नए राज खोलेगा।